बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पहले तो मुबारक हो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के असरात मौसूल होना शुरू हो गए हैं। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने किरायों में 35% इजाफे का ऐलान कर दिया है और अगर हुकूमत ने उनके इस बढ़ाए गए किरायों की मंजूरी ना दी तो वो पहिया जाम हड़ताल करेंगे, ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे और उसके नतीजे में फिर हुकूमत को उनकी बात तो मानना ही पड़ेगी। तो 35% इजाफा किरायों में, एक तो पहले तो ये हुआ। दूसरा, घी की कीमत में 10 रुपये इजाफा हो गया है। आटा फ़िलहाल तो 3 रुपये महंगा हुआ है, लेकिन चंद रोज़ में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आटा और महंगा हो जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पे भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तो ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं उसके असरात सामने आने लगे हैं। लेकिन ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि ऐसा लगता है कि नून लीग के यहाँ भी एक कन्फ्यूजन है। या तो कन्फ्यूजन है या फिर जानबूझ के कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के हवाले से। मिसाल के तौर पर एक बात ये कही जा रही है कि जी ये तो इमरान खान ने इजाफा कमिट कर लिया था IMF के साथ, इसलिए बढ़ाया। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इमरान खान ने IMF के साथ कमिटमेंट ना की होती तो आप ना बढ़ाते क्या। दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि जी मैं तो IMF को दोष ही नहीं देता, मैं तो ये कहता हूँ कि कौन सा मुल्क है जो महंगा पेट्रोल ख़रीद के और उसमें 40-50 रुपये अपने पास से डाल के बेच सकता है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो हुकूमत ने किया ये ठीक किया और जो इमरान खान कर रहे थे वो भी ठीक कर रहे थे। तो जो सियासतदान हैं उनके बयानात आपस में नहीं मिल रहे, हुकूमती जमात के या रहनुमाओं के बयानात आपस में नहीं मिल रहे। और हुकूमती सहाफ़ियों को आप देखिए, जो हुकूमती सहाफ़ी हैं वो भी ये रट लगा रहे हैं कि भाई कहना ये चाहिए। एक सहाफ़ी की ट्वीट में देख रहा था, एक एंकर की, उन्होंने कहा कि कहना ये चाहिए कि हुकूमत ने पिछली हुकूमत की तरफ से बढ़ाए जाने वाले किरायों में इजाफा कर दिया, यानी जो बढ़ाने थे और नहीं बढ़ाए उसमें इन्होंने इजाफा किया है। ये असल खबर ये है। तो भाई इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब किराए बढ़ाती थी, ये पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें बढ़ाती थी, तो वो इकॉनमी के लिए तो नागुज़ीर चीज़ थी, वो ठीक चीज़ थी, वो सही और ज़रूरी चीज़ थी, वो बढ़ाने ही थे, वो बढ़ाए ही जाने थे, उसके बगैर कोई चारा नहीं था। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि जी आलमी मंडी में महंगा हो गया इसलिए महंगा कर रहे हैं, तो आप कहते थे बड़ा जुल्म हो गया। आज आप कहते हैं कि भाई आलमी मंडी में महंगा, हमें भी महंगा करना पड़ेगा और दिल पे हमजा शहबाज कह रहे हैं दिल पे पत्थर रख के हमने ये फैसला किया है। तो भाई खुशी से तो कोई हुकूमत भी नहीं करती, इमरान खान भी खुशी से तो कोई नहीं करते होंगे। ना मकबूल होना किसको अच्छा लगता है, महंगाई करके अवाम से गालियाँ खाना किसको अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने दिल पे पत्थर रख के किया तो सारे दिल पे पत्थर रख के करते हैं। तो ये कौन सा आपने कमाल किया कि दिल पे पत्थर रख के किया। खुशी से कौन करता है, और जो भी करता है वो जेब में डाल के थोड़ी ले जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर आज तक सियासत होती रही है, या तो फिर नून लीग तस्लीम करे कि ये सियासत गलत होती रही है और तहरीक इंसाफ 5 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये कीमतें बढ़ाते थे। मतलब मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान आप सारे देख रहे हैं, वो कहते हैं कि कौन पाकिस्तानी है जो 137 रुपये का पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है, किसकी जेब में इतने पैसे हैं 137 रुपये का पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है। और आज वो कह रहे हैं कि मैं IMF को दोष नहीं देता, उनके वर्ड्स हैं ये, मैं IMF को दोष नहीं देता, मैं समझता हूँ कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जो महंगा पेट्रोल ख़रीद के सस्ता बेच सकता है। यानी ये इजाफा जो है वो IMF की वजह से भी नहीं किया गया, ये तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसियों की वजह से नहीं किया गया, ये होना ही था, ये करना ही था। मिफ्ता इस्माइल साहब ये तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाकी लोग जो हैं वो इजाफा जो है उसको उठा के डाल रहे हैं पिछली हुकूमत की कारस्तानियों पर कि पिछली हुकूमत ने नहीं बढ़ाए। भाई पिछली हुकूमत अगर बढ़ाती तो फिर आप तनकीद करते हैं, नहीं बढ़ाए तो आप तनकीद कर रहे हैं। तो एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। बहरहाल अब इसका जो दबाव है हुकूमत को झेलना होगा और इसका सामना करना होगा जो आवाम की तरफ से आ रहा है। 3 बिल बड़ी जल्दी में मंजूर किए हैं हुकूमत ने, और वो जो 3 बिल हैं वो करने ही थे, लेकिन जिस तरह से तेज़ी से मंजूर करके और फिर बहुत जल्दी में उसको सेनेट में भेजा जा रहा है मंजूरी के लिए, तो इससे ख़बर ये थी कि हुकूमत की जल्दबाजी में इसलिए करना चाहती है कि फटाफट इससे निपटे और फिर चाहे अगर उसको समझे तोड़नी भी पड़े तो वो तोड़ सकती है, क्योंकि वो ज़रूरी कानून साजी कर चुकी होगी। अब उसमें EVM मशीनों का खात्मा, EVM के ज़रिए वोटिंग का खात्मा, तारकीन वतन यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का जो है उसको ख़त्म करने का फ़ैसला, और नया तरमीमी बिल जो है उसको मंजूर किया गया और ये अब सेनेट में जाएगा और सेनेट में जाके उसको मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी, जहाँ पर हुकूमत की पहले ही अक्सरियत मौजूद है। तो बात यह है कि हुकूमत चाहती थी जल्द अज जल्द ये तरमीम कर लें ताकि अगर असम्बलियाँ तोड़नी भी पड़े तो अगले इलेक्शन में जाने के लिए वो सेफ़ हों। लेकिन इसके नतीजे में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो एग्रेशन का सामना हुकूमत को करना पड़ेगा
वो जो है अगरचे वो एग्रेशन दिल में होगा, वो वोटों में रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि उनके पास वोट का हक ही नहीं है। और अपोजिशन की जमातों को जो अब हुकूमत में आ चुकी हैं सारी जमातें मिलकर, उनको पता है इस बात का कि ओवरसीज़ में उनकी सपोर्ट नहीं है और ओवरसीज़ में सारी सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया है और तारकीन वतन जो है उनको वोट के हक से महरूम कर दिया है। EVM पर तो इलेक्शन कराने के पहले दिन से ही हक में नहीं थे और उसको भी जो है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। आज लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 3 इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत हुई है। ज़रा मुख्तसरन मैं आपके साथ वो भी शेयर कर लेता हूँ। देखिए, पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट देख लें, जहाँ पर हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त आई हुई है और हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ शेख रशीद ने कहा है कि भाई एक ऐसा शख्स जो कन्विक्टेड है और उसकी सज़ा अभी सस्पेंड नहीं हुई है, ऐसा शख्स कैसे मुआविन ख़ुसूसी बन सकता है। तो उसकी समाअत आज दूसरी समाअत थी गालिबन, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 जून तक उनको काम करने से रोके रखने का हुक्म दिया है कि हनीफ अब्बासी मज़ीद 2 जून तक काम ना करें और 2 जून को फिर समाअत होगी और फिर देखा जाएगा कि वो उनको अपना ओहदा संभालना चाहिए या नहीं संभालना चाहिए। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट में FIA में तकर्रीर और तबादलों के हवाले से खुद नोटिस जो है वो उसकी समाअत हुई और FIA और ECL से नाम निकाले जाने के हवाले से, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ECL से नाम निकालने के जो रूल्स हैं वो मांग लिए हैं कि भाई आपने कैसे ECL से नाम निकालने का फैसला किन रूल्स की बुनियाद पे किया है। तो रूल्स लेकर आए हमारे सामने, हम देखेंगे कि आपने क्या किया। और फिर DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब किया है क्योंकि DG मैंने आपको बताया था कि जो FIA में इस वक्त प्रोसिक्यूटर लगाया गया फ़ारूक बाजवा साहब। दिलचस्प बात यह है कि फ़ारूक बाजवा यहाँ आज़म तारड़ साहब की फ़र्म से लाए गए हैं, उनकी फ़र्म में काम करते हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब के शागिर्द हैं एक तरह से, और उनकी लॉ फर्म में काम करते हैं। आज़म तारड़ साहब के चैम्बर से एक बंदा उठाकर उसको FIA का प्रोसिक्यूटर लगा दिया गया है, यानी मुद्दई भी अपने, गवाह भी अपने, वकील भी अपने, आपने सारा कुछ अपने लोग डाल के, यानी जो आपके अपने वकील हैं तो वो तो हैं, जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं वो भी अपने वकील हैं। और बाजवा साहब ने मैंने आपको बताया था, फ़ारूक बाजवा ने आते ही जो कार्रवाई डाली थी FIA के केस में, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आते ही कहा कि जनाब ये जो इश्तहारी मुल्ज़िम है उनको दोबारा इश्तहारी करार दें, यानी फिर से प्रोसेस में डालें, उसको 2-2.5 महीने तो निकालें ना कम से कम। तो फ़ारूक बाजवा साहब आज़म नज़ीर तारड़ साहब के चैम्बर से उठा के लगाए गए हैं और वो उन्होंने अपने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। तो DG FIA को बुलाया है ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट ने, वो आगे बताएं कि भाई ये कैसे तकर्रुर तबादले हुए, ये आपने प्रोसिक्यूशन कैसे तब्दील की है और FIA के अफसरों को कहाँ उखाड़ पिछाड़ की है, तो उनको तलब किया गया। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की केस की दरख्वास्त दायर की गई थी। कहा गया था कि जी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर रिहा किया जाए PTA के तमाम कारकुनों को, लेकिन रिहा नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई है। तो लाहौर हाई कोर्ट में सिद्दीक दरख्वास्त लेकर चले गए और भी लोगों के साथ। वहाँ पर आज चीफ जस्टिस ने जो है वो बुलाया मुतल्लिका लोगों को और PTA के लोगों को रिहा ना करने पर, जो उनके रहनुमा उनको रिहा ना करने पर काफ़ी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर को बुला लिया, उन्होंने कहा जी सारे लोग छोड़ दिए गए हैं। फिर एडवोकेट जनरल को बुलाया तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, सारे लोग नहीं छोड़े गए, 22 लोग अभी हमारी हिरासत में, बाकी छोड़ दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि जी अभी डिप्टी कमिश्नर मेरे से गलत बयानी क्यों करके गए हैं। उन्होंने कहा उनकी ज़ुबान लड़खड़ा गई होगी। तो अदालत में खड़े होकर भी गलत बयानी कर रहे हैं कि बंदे छोड़ दिए जबकि लोगों को नहीं छोड़ा गया, मियां महमूद रशीद साहब को नहीं छोड़ा गया और लोगों को नहीं छोड़ा गया। तो अदालत इस पर काफ़ी बरहम हुई। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, बाकी लोगों को भी बुलाएं, ज़रा देखते हैं क्यों ना डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो वहाँ पर तौहीन अदालत की भी समाअत आज हुई है। तो ये अदालत में आने वाले दिनों में अदालतों में केसेस और बढ़ने जा रहे हैं। हालात अदालतों के पास ज़्यादा चीज़ें जो है वो पहुँचने वाली हैं क्योंकि हालात संगीन हैं, कशीदा हैं। इमरान खान साहब कल से लेकर अभी तक इस तरह से खामोश हैं क्योंकि वो जो चहम गोइयाँ हो रही हैं कि कुछ उनको यकीन दहानी कराई गई है इलेक्शन की तारीख अनाउंस करने के हवाले से। लेकिन कल के बाद नून लीग वालों ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई क्यों करें, हम क्यों करें, क्यों असम्बलियाँ तोड़ें, हम तो अगले साल अगस्त में जाके ही तोड़ेंगे। लेकिन ये इतना आसान नज़र नहीं आता। अब देखें, हुकूमत को इकॉनमी में थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। IMF से अगर पैसे आ जाते हैं और फिर उसके बाद UAE से और सऊदी अरब से आ जाते हैं तो शायद कुछ इनको उसकी आस है कि वहाँ से पैसे आ जाएंगे तो हम मुल्क माशी तौर पर चला लेंगे। लेकिन इमरान खान चूँकि खामोश बैठने वाले नहीं हैं और चीज़ें जो हैं वो दोबारा लॉन्ग मार्च और धरने की तरफ बढ़ सकती हैं। तो हालात जो है वो अभी तक संभल नहीं पा रहे और ख़ास तौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का इम्पैक्ट आएगा, उस इम्पैक्ट को हुकूमत को देखना पड़ेगा कि वो कैसे झेल पाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।